आज ओटीसी क्लासेस के द्वारा हम ग्रामर पढ़ाने आए हैं। यानी कि ग्रामर हम अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लिश ग्रामर का अर्थ होता है अंग्रेजी व्याकरण। सॉरी दोस्तों, क्योंकि हमारे वीडियो बनाने में लेट हो गई है, मेरा मोबाइल प्रॉब्लम था। लेकिन अब जो वीडियो बनेगी रेगुलर बनेगी। अब मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जुड़े रहिए और जो दोस्तों सब एग्ज़ाम दिए हैं उनकी रिजल्ट अच्छी आएगी और जो होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, जिसके कारण आपका बेहतर से बेहतर रिजल्ट आएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम हमारा ग्रामर आपको एक बैग हम इंटर लेवल से ले चल रहे हैं, वैसा नहीं है। हमारा पॉइंट मेन द पॉइंट है, बेसिक से लेकर हम कंपटीशन लेवल तक आपको ग्रामर की नॉलेज देंगे। यानी कि हमारे जो नेवी वाले स्टूडेंट हैं या एयरफोर्स वाले या कोई भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वह भी स्टूडेंट देख सकते हैं। यानी बेसिक में जो कमज़ोर है छात्र, वह मेरे वीडियो को ज़रूर देख के कुछ ना कुछ समझ सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल पर आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। हमारा आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर कब शुरू हुआ, इंग्लिश ग्रामर कब शुरू हुआ और किसने शुरू किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा 1585 ईस्वी में इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ घटनाएं बताई गई। यानी कि इंग्लिश ग्रामर है तो है क्या। हम 1585 ईस्वी के पहले हम नहीं जानते थे कि इंग्लिश क्या है। यानी कि इंग्लिश ग्रामर का यूज कर रहे थे, लेकिन उस समय पता नहीं थी कि हम इंग्लिश ग्रामर का यूज कर रहे हैं। तो विलियम बुकेयर नाम के एक महान आदमी आए, जिसे विद्याता कहा जाता है, वह बताए कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो 1585 ईस्वी में विलियम बुकेयर नाम के फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट आदमी आए जो बताए ग्रामर। हम तो बहुत सारे टीचर सब हैं, ग्रामर का डायरेक्ट परिभाषा लिखा देंगे व्हाट इज ग्रामर, लेकिन व्हाट इज ग्रामर से नहीं चलना है। हमारा डिफिनीशन ग्रामर के एक एक लेटर ही बता देती है, लेकिन फर्स्ट लेटर क्या बता रही है, ग्रेविटी पावर। ग्रेविटी पावर का होता है बोलने का जो पावर हो रहा है उसके बारे में। ग्रेविटी पावर, ग्रेविटी मतलब गुरुत्व होता है, पावर मतलब शक्ति होता है। जो पृथ्वी की शक्ति है उसके बारे में जानना, यानी कि पृथ्वी की शक्ति। और आर का मतलब होता है रीराइट। रीराइट का मतलब होता है कि शुद्ध लिखना। जब तक ग्रामर हमको कहता है शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना आ जाए तो वही ग्रामर है। तो ग्रामर हमारा फर्स्ट, जी का मतलब होता है ग्रेविटी पावर, आर का मतलब होता है रीराइट, ए का मतलब होता है एलवेज, एम का मतलब होता है मीन्स, एम का मतलब होता है मार्किंग, ए का मतलब होता है एक्चुएटमेंट और आर का मतलब होता है राइट सेंस। तो इतना बात को हम ध्यान में रखेंगे। हमारा ग्रामर में कितने लेटर हैं, तो 7 लेटर हैं। तो सातों लेटर का एक एक अर्थ है। और ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का अर्थ हो गया अंग्रेजी व्याकरण। और सबसे पहले 1585 में विलियम बुकेकर नाम के एक विद्याता आए और बताए व्हाट इज ग्रामर। अब ग्रामर क्या है, इस पर हमारा क्वेश्चन आ गया। तो व्हाट इज ग्रामर, सबके मन में आ रहा हो व्हाट इज ग्रामर, शुरू से बच्चे सब पढ़ रहे हैं व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है, रट लिए, हो गया। लेकिन अगर हम समझ लेते हैं तो कोई भी ग्रामर चीज हो या कोई हमारा सब्जेक्ट हो, उसके बारे में अगर डिफिनीशन देना हो तो उसके पहले हम वर्ड का पकड़ेंगे। वर्ड क्या कहना चाह रहा है, यानी कि शब्द क्या कहना चाह रहा है। तो ग्रामर में ही हमारा इसका परिभाषा छुपा हुआ था। तो ग्रामर में जी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, एम का मतलब, यह सब तो हम बता दिए। अब बताएंगे व्हाट इज ग्रामर। तो ग्रामर इज ए साइंस। अब आप लोग साइंस नाम सुनकर चकित हो गए होंगे कि ग्रामर कैसे साइंस है, लेकिन ग्रामर एक साइंस है। हम इसको प्रूवमेंट कराते हैं आपको। ग्रामर इज ए साइंस इन विच वी स्टडी करेक्ट इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। यानी कि ग्रामर एक ऐसा विज्ञान है जिसमें शुद्ध इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना भी सीखते हैं, इंग्लिश पढ़ना भी सीखते हैं
और लिखना भी सीखते हैं। तो वैसे को ग्रामर कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर कहते हैं। यानी कि वैसे विज्ञान जिसमें अंग्रेजी बोलना, यानी कि अंग्रेजी बोलना, करेक्ट इंग्लिश, शुद्ध इंग्लिश बोलना, और रीडिंग देना, रीडिंग देने का मतलब हुआ पढ़ना, और राइटिंग, राइटिंग का मतलब हुआ शुद्ध लिखना, स्पीकिंग का मतलब हुआ शुद्ध बोलना। अगर हमको शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने आ जाता है इंग्लिश, तो हम ग्रामर की पूरे जानकार हो गए। ग्रामर का जब जानकार हो गए तो ग्रामर के बारे में हमसे डिफिनीशन कोई पूछ रहा है तो डायरेक्ट डिफिनीशन देंगे। व्हाट इज ग्रामर कह रहा है तो ग्रामर इज ए साइंस, ग्रामर इज ए साइंस इन विच वी स्टडी करेक्ट इंग्लिश, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पोकिंग इज कॉल्ड ग्रामर। हेलो दोस्तों, हम व्हाट इज ग्रामर को देख लिए। तो दोस्तों, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको एक कॉपी में नोट करते चलेंगे। आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आ रही होगी। अगर आप कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर रीडिंग देंगे तो और आपको और अधिक समझ में आएगी। इसका मतलब आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे एक कॉपी में नोट्स की तरह बनाकर, अच्छी तरह से सजाकर, जैसे हम सजाकर आपको लिख के बता रहे हैं वैसे सजाकर आपको लिख लेनी है, जिससे आप दोबारा जब रीडिंग देंगे तो रीडिंग देने में आपकी आसानी होगी। यानी कि आप जब सजा के लिखते हैं तो दोबारा जब कॉपी उठाते हैं तो उस समय पढ़ने का मन करता है। वहीं गंदी राइटिंग में अगर आप लिख रहे हैं तो दोबारा जब कॉपी उठाएंगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो हमारा आगे चलते हैं कि ग्रामर कितने पार्ट में बटे हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर के कितने पार्ट हैं तो 5। अब 5 पार्ट हैं तो कौन कौन से पार्ट हैं तो आज अभी तक आप पढ़े होंगे व्हाट इज ग्रामर, उसके बाद में आर्टिकल पढ़े या वर्ब पढ़े या टेंस पढ़े, जैसे तैसे आप पढ़ रहे होंगे। लेकिन आज तक आप नहीं पढ़े होंगे कि व्हाट इज ग्रामर तो पढ़ ही लिए, और यह नहीं पढ़े होंगे कि ग्रामर का पार्ट कितने हैं। लेकिन अब आप पढ़िएगा कि ग्रामर का पार्ट कितने हैं। तो ग्रामर का पार्ट कितने हैं तो 5 पार्ट है। ऑर्थोग्राफी, इम्लोलॉजी, सिंटैक्स, पुंडोक्सान, प्रोडेसी। तो ऑर्थोग्राफी का हिंदी होता है वर्ण विचारक, शब्द विचारक, वाक्य विचारक, चिन्ह विचारक, छिंद विचारक। तो अंग्रेजी ग्रामर का आपका 5 पार्ट हो गया, वर्ण विचारक, शब्द विचारक, वाक्य विचारक, चिन्ह विचारक, छिद विचारक। तो आप 5 तो पार्ट पढ़ लिए। तो इंग्लिश में ऑर्थोग्राफी, इम्लोलॉजी, सिंटैक्स, प्रोटोसेशन, प्रोडेसी। और ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। आप ऑर्थोग्राफी का परिभाषा खुद से दे सकते हैं, वर्ण विचारक। यानी कि हिंदी में हर बच्चा बोल सकता है कि जिस बुक में, जिस ग्रामर में हम वर्ण के बारे में अध्ययन किए उसे वर्ण विचारक कहते हैं। लेकिन वही इंग्लिश में देना हो तो ऑर्थोग्राफी क्या हो जाएगा, इट्स ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी लेटर। यानी कि वैसे ग्रामर का पार्ट जिसमें वर्ण का अध्ययन करते हैं उसे ऑर्थोग्राफी कहते हैं। इम्लोलॉजी किसे कहते हैं, इथ्लोलॉजी का मतलब होता है इट्स ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी वर्ड। यानी कि वैसे ग्रामर का पार्ट जिसमें हम वर्ड के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इथ्लोलॉजी कहते हैं। इथ्लोलॉजी का अर्थ ही होता है शब्द विचारक, यानी कि शब्द पर विचार करना। तो एग्जाम्पल में एप्पल, काउ, ऑक्स, टेबल, यानी कि वर्ड को लिख दिए etc। आगे पढ़ना है, अब यहाँ पर वर्ड का उपयोग कर लिए। लेकिन वर्ड क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो, व्हाट इज वर्ड। जब व्हाट इज वर्ड के बारे में आपके मन में क्वेश्चन आए तो उस समय सोचना चाहिए कि वर्ड क्या है। तो वर्ड क्या है तो वर्ड हमारा जो होती है लेटर का कम्युनिकेशन है, या APPLE सब लेटर हमारा जब कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी कि एक साथ मिल जाएगा तो एप्पल बन जाएगा। तो कह रहा है वर्ड, व्हाट इज वर्ड, तो द कम्युनिकेशन ऑफ लेटर्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड।
यानी कि वैसे लेटर का समूह जिसका आर्थिक यानी कि सही सही अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। तो एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल का अर्थ होता है सेब, यानी कि PAPLE, पपले, पपले का कोई अर्थ निकल रहा है तो नहीं, तो यह हो जाएगा सेंसलेस, और यह हो जाएगा हमारा सेंस, सेंस यानी कि इसका सही अर्थ निकल रहा है, एप्पल का सही अर्थ निकल रहा है, पपले का सही अर्थ नहीं निकल रहा है। हेलो दोस्तों, हम वर्ड के बारे में पढ़ लिए, आगे चलते हैं सिंटैक्स, यानी कि हम तीसरे नंबर पर आ गए, ग्रामर का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। वर्ण विचारक क्या है, यानी कि व्हाट इज सिंटैक्स। तो व्हाट इज सिंटैक्स का मतलब होता है इट्स ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो ग्रामर का वैसा पार्ट जिसमें रिलेशन एंड सब्जेक्ट के रिलेशन, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बारे में जब पढ़ेंगे, जब हम सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे तो वह किस चीज में अध्ययन करेंगे, तो सिंटैक्स में। सिंटैक्स में क्या चीज का अध्ययन करेंगे, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच के रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध, जैसे भाई बहन का संबंध होता है वैसे इसके बीच भी एक संबंध होता है। हम कुछ संबंधों का एग्रीमेंट माने कि उसको हम सजा दिए हैं यहाँ पर आपके बोर्ड पर। कैसे, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 टेंस के पार्ट होते हैं। आगे हम टेंस के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो हम तीनों टेंस के बारे में बारी बारी से जरूर अध्ययन करेंगे। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो आई जब पास्ट टेंस में प्रयोग हो, एम, डू, है, यह सभी का प्रयोग वाक्य के अनुसार करेंगे प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में आई के साथ डिड, वाज, हैंड का प्रयोग करेंगे, और वहीं फ्यूचर टेंस के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हमेशा शैल लगता है, वी के साथ हमेशा शैल लगता है फ्यूचर टेंस में, और वहीं पास्ट टेंस में डिड, वाज, हैंड लगता है आई के साथ, वी के साथ डिड, वेयर, हैंड लगता है, और वहीं प्रेजेंट टेंस के साथ एम, डू, हैव लगता है, और डू, आर, हैव लगता है। यानी आई का एम, डू, हैव प्रेजेंट टेंस में लेगा, और वी डू, आर, हैव लेगा, और वी के साथ हमेशा डू लगता है, आर लगता है, हैव लगता है, किसमें, प्रेजेंट टेंस में। वहीं आ जाएगा पास्ट टेंस में तो हमारा क्या लगेगा, तो डिड लगेगा, वेयर लगेगा, हैंड लगेगा, और फ्यूचर टेंस की जब बात आएगी तो यू के साथ हमेशा विल लगेगा, और ही, सी के साथ सेम पास्ट प्रेजेंट में जो लगेगा ही के साथ वही लगेगा सी के साथ, यानी कि दोनों में डज लगेगा, इज लगेगा, हैज लगेगा। क्या, जब प्रेजेंट टेंस में उसका वाक्य दिया रहेगा तब, जब पास्ट टेंस में उसका वाक्य दिया रहेगा तो सेम डिड लगेगा, वाज लगेगा, वेयर लगेगा, हैंड लगेगा। और जब आती है फ्यूचर टेंस के बारे में बात तो हमेशा हेलो दोस्तों, लाइट कट गई थी जिसके कारण कुछ डिस्टर्बिंग होगी आपको, हम आगे पढ़ा रहे हैं। अब हमारा प्रेजेंट टेंस में जब ही, सी रहेगा तो एक ही लगेगा, डज, इज, हैज का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट टेंस में ही, सी के साथ। वहीं पास्ट टेंस में डिड, वाज और हैंड का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में ही, सी के साथ। और क्या फ्यूचर टेंस में आई, वी के साथ हमेशा लगाएंगे शैल, बाकी सब के साथ विल, और इट के साथ हमेशा लगेगी प्रेजेंट टेंस में डज, इज, हैज। प्रेजेंट टेंस में इट के साथ डज, इज, हैज। पास्ट टेंस में वही डिड, वाज, हैंड। यानी कि यहाँ हमारा पास्ट टेंस में दो ही चीज में चेंजिंग होती है, डिड, वेयर, हैंड लगता है वी के, यू के साथ, और उसके बाद में हमारा वी के साथ, और उसके बाद में पास्ट टेंस में एगो दे के साथ चेंजिंग होता है, बाकी सब सेम रूल रहेगा। आप कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट्स बना के इसको नोट कीजिएगा और अच्छी तरह से सजा के लिखिएगा जिसके से आपको रिवाइज करने में अच्छा हो। हेलो दोस्तों,
अब हम अध्ययन कर लिए सिंटेक्स। सिंटेक्स माने कि वर्ण विचार के बारे में अध्ययन कर लिए। जब वर्ण विचार के बारे में जब अध्ययन कर लेंगे तो चौथा मेरा ग्रामर का पार्ट आ गया पुनकेचुएशन। पुनकेचुएशन आया तो पुनकेचुएशन का माने कि चिन्ह विचार। चिन्ह विचार से पहले हम एक कॉमन सा अपवाद वाले सेंटेंस को देखेंगे। जैसे सेंटेंस दे दिया आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ। आई एम एन इंडियन और आई इज द इंडियन, दोनों में आपको यह सेंटेंस गलत लग रहा होगा, लेकिन यह भी सेंटेंस हमारा सही है। कब सही है? जब द इंडियन की बात आए तब। तो यहाँ अपवाद में हम लिख देंगे अपवाद जब द आए तब, यानी कि जब हमारा वाक्य में ऐसा वाक्य दे दे जहां इंडियन के पहले द का प्रयोग हो तो उस वाक्य में आई के साथ इज लगेगी। बाकी सब वाक्य में आई के साथ हमेशा एम ही लगेगा, ना कि इज लगेगा। यहाँ पर एन दिया है, इसके मतलब एम ही लगेगा। यहाँ पर द दे दिया जिसके कारण इज का प्रयोग हो गया। पार्चुकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि चिन्ह विचार। चिन्ह विचार क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इट्स ए पार्ट ऑफ ग्रामर इन विच वी स्टडी मार्क्स, यानी कि प्रश्नवाचक हो गया, उसके बाद में फुल स्टॉप हो गया, यह सब हो गया तो हमारा पार्चुकेशन में आ जाता है। तो पार्चुकेशन के मतलब होता है वैसे ग्रामर का पार्ट जिनमें चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे पार्चुकेशन कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्चुकेशन, तो पार्चुकेशन मेरा कितने प्रकार का है? तो पार्चुकेशन हमारा देयर आर 10 काइंड्स ऑफ पार्चुकेशन। पार्चुकेशन हमारा 10 प्रकार के है। तो 10 का हम टाइप का नाम लिखेंगे और उसे बारी बारी से समझाएंगे। हेलो दोस्तों, हम बारी बारी से आपको ग्रामर के बारे में डिटेल से पढ़ा रहे हैं। अगर हमारे वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिएगा, जिससे आप तो पढ़ ही रहे हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं वो भी पढ़ें। हमारा वीडियो आपको बेसिक से लेकर कंपटीशन लेवल तक की जानकारी देगी। यह नहीं कि आप इंटर के पढ़ रहे हैं तो इंटर लेवल का ही है, यह शुरू से लेकर अंतिम तक, यानी कि जब तक बचपन से 55 तक, यानी कि शुरू जब ग्रामर का शुरुआत हुआ तब से आपको पढ़ा रहे हैं। और आपके द्वारा यह जो चैनल हमारी चल रही है उस चैनल में जब तक सब्सक्राइब बढ़ता है, इसके मतलब कि मेरा मनोबल बढ़ेगी। जब मनोबल बढ़ेगी तो हम आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। यानी हमारा अंग्रेजी में हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं, तो हमारे चौथे नंबर पर आ गए हैं। पार्चुकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पार्चुकेशन का जो टाइप है, कितना टाइप का होता है? तो पार्चुकेशन हमारा होता है जो 10 प्रकार का होता है। एक में है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप पे यानी कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब होता है वहां पर कुछ अधिक देर तक रुकना। कोई भी हम सेंटेंस बोलते हैं, जैसे राम आम खाता है पूरा सेंटेंस हुआ, तो वहां पर हम 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं, तो वहां क्या है? फुल स्टॉप है। हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे हो गया, यह हमारा हिंदी का फुल स्टॉप हो गया। और इंग्लिश का क्या है? इंग्लिश में बूंदा दे दिए, फुल स्टॉप हो गया। सेकेंड हमारा कह रहा है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है अर्धविराम, यानी कि पूर्ण विराम से कुछ कम समय तक हम रुके, तो वह हो गया अर्धविराम। कोई सेंटेंस कम्युनिकेशन वाला सेंटेंस आता है तो वहां पर कुछ समय के लिए रुक जाया जाता है और फिर बोलना शुरू कर दिया जाता है, तो वहां पर क्या चीज का उपयोग हुआ? अर्धविराम का, यानी कि कॉमन का। उसके बाद आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब होता है अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है कि अर्धविराम से भी कम समय तक रुकना। अर्धविराम से कम समय तक रुकना है, यानी कि वहां पर सेमीकोलन का उपयोग होगा। और उसके बाद कॉलन। कॉलन का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस की परिभाषा हम शुरू करते हैं तो कॉलन दे दिए, डैश दे दिए, शुरू कर दिए, यानी कि और पूर्ण विराम, यानी कि
उस सेंटेंस को बोलेंगे, धड़ाक से उसका आंसर बोल देंगे। माने कि अल्प विराम से भी वहां कम समय तक रुका जाता है। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कोई भी, हम जैसे WHO वर्ड में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लेता है। हम जब भी WH वाले सेंटेंस बनाते हैं उसमें प्रश्नवाचक वाला चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि वह क्वेश्चन करने की बोध करती है। जब क्वेश्चन करने की बोध करेगी, जैसे क्या आप पटना गए थे, क्या क्या का बात आया, यानी कि हम उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या आपका नाम जान सकते हैं, यानी कि हम क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगाएं। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, तो क्वेश्चन मार्क हमारा ऐसा होता है। और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, तब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का प्रयोग कैसे करते हैं। विस्मयादि बोधक का प्रयोग हमेशा हम शायरियों में अधिकांश करते हैं। शायरियों में यानी कि हमारा बातों पर बातों टक्कर खाना चाहिए। शायरी में जब एक दूसरे पर बात हमारा टक्कर नहीं खाएगा, यानी कि शायरी सुनने में मजा नहीं आएगी। जब सुनने में मजा नहीं आएगी, इसके मतलब वह शायरी कहने या बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो वहां पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आता है इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा क्या है, इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है कोई भी सेंटेंस छूट छूट के आती है। जैसे में हम लिख दिए विश्व, विश्व और यहाँ पर विद्यालय, तो बीच में डैश है, विश्वविद्यालय के बीच संबंध है। इसे हम ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख देंगे विश्वविद्यालय, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने के कारण हो गया विश्व अलग है, विद्यालय अलग है। आगे आता है एप्रिस्ट्रोफे। एप्रिस्ट्रोफे का मतलब होता है संबंध चिन्ह। संबंध चिन्ह क्या होता है, संबंध चिन्ह हमको बताता है कि एक दूसरे के बीच संबंध। जैसे हम लोग अपने भाई बहन में रिश्ता देखते हैं, या पति पत्नी हो गया, कोई चीज में रिश्ता देख रहे हैं, वैसे भी यही हमारा जो चिन्ह है, संबंध चिन्ह कैसा होता है, तो संबंध चिन्ह ऐसा होता है। यह क्या लगता है, वाक्य के ऊपर लगता है। जब यह लग गया चिन्ह में, यानी कि संबंध बताना शुरू कर दिया। आगे हमारा आता है हाइफेन। हाइफेन क्या करता है, योजक। हाइफेन का हिंदी होता है योजक। तो हाइफेन हमारा कहता है कोई भी शब्द लिख रहे हैं, जैसे हम विश्वविद्यालय ही लिखे और जगह ना होने के कारण विश्व यहाँ पर लिख दिए और हमारा लाइनिंग चेंज करके यहाँ पर विद्यालय लिख दिए। जब विश्वविद्यालय ऐसे लिख दिए, जब लाइनिंग चेंज किए तो यहाँ पर हाइफन क्या चीज किए। हाइफन का उपयोग करने का कारण हो गया कि यह दोनों वाक्य मिलकर यहाँ पर सेम हो जाएगा, विश्वविद्यालय। हमारा यह हुआ शब्द हो जाएगा विश्वविद्यालय, एक है। अब डैश, डैश का मतलब होता है कोई भी वाक्य, कोई भी हम वर्ड का परिभाषा दे रहे हैं तो उस समय डैश का प्रयोग करते हैं, यानी कि 12 हाइफन का प्रयोग करते हैं। 12 हाइफन क्या करता है, कुछ देरों तक रुककर उसके बारे में कुछ बोलना प्रारंभ करना होता है। हम 4 चीज पढ़ लिए, ग्रामर का 4 पार्ट पढ़ लिए, समझ लिए। क्या था, यह बेसिक था। बेसिक चीज को समझने में आपको बोरिंग लग रही होगी। अगर इसके बारे में आप पहले से जान रहे होंगे तो थोड़ी बोरिंग लगेगी। अगर नहीं जान रहे होंगे तो इंटरेस्टेड होंगे कि इसके आगे क्या पढ़ना है। तो इसके आगे हमको आगे पढ़ना है प्रोडेस। प्रोडेस क्या है, प्रोडे क्या है, आप पहली बार भी नाम सुनेंगे। प्रोडे क्या है, प्रोडे का मतलब होता है छिंद विचार। छिंद विचार क्या है, अब छिंद विचार के बारे में हम जानेंगे। तो छिंद विचार क्या है, इट्स पार्ट ऑफ द ग्रामर इन विच वी स्टडी पोएम। वैसे ग्रामर का पार्ट जिसमें हम पोएम के बारे में अध्ययन करते हैं उसे छिंद विचार कहते हैं। जैसे पोएम भी, कभी भी पोएम हम पढ़ेंगे तो उसमें स्टेंजा होगा। स्टेंजा बारी बारी से स्टेंजा के बारे में हम पढ़ते हैं और उसका अर्थ जानते हैं। तो हम पोडे में क्या करेंगे, हम पोडे में भी वैसा ही करते हैं, स्टेंजा यानी कि पोएम के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसे प्रोडे कहते हैं। हम अगले वीडियो में आपको आर्टिकल का पूरे डिटेल में पढ़ाएंगे, यानी कि आर्टिकल का आपका 2-3 पार्ट बनेगी।
जिसमें आपको बेसिक से लेकर कंपटीशन लेवल तक पढ़ाई जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।